नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। खबरों के पोस्टमार्टम में भाजपा के उदय होने और ऊंचाई तक पहुंचने के पूरे सफर की चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है, ये हम सब जानते हैं। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना की गई थी, जबकि भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर है, सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में भाजपा की ही सत्ता है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव वाली रही है। जनसंघ की बुनियाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे, लेकिन 19 मई 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का सपना उन्होंने देखा, एक सोच उन्होंने बनाई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ था। दोनों ही देश भीषण दंगों से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू और लियाकत एक समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि दोनों ही देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। पंडित नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में बहुत पहले से थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई पार्टी खड़ी करने का मंसूबा अपने मन में लिया। जनसंघ बनने के पीछे दो प्रमुख वजह थी, एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका ये मानने लगा था कि अब भारत में राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत पड़ने लगी थी। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोवलकर से मिले, जहां जनसंघ के गठन की रणनीति बनी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक बहुत छोटे कार्यक्रम में की गई थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय थे और इनका जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक था और झंडे का रंग भगवा था। इस मुद्दे को लेकर 1953 में जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग की गई। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी और वहां मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद होता था। इसी का जनसंघ ने विरोध किया था। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी थी। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। जनता पार्टी का संगठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, कांग्रेस जनसंघ ने मिलकर ये एक नया गठबंधन कांग्रेस के विकल्प के रूप में और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विकल्प रूप में तैयार किया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों बटी हुई थी। इनमें एक गुट मोरारजी देसाई का था, दूसरा चौधरी चरण सिंह का था, एक राजनारायण का था, बाबू जगजीवन राम का अलग गुट था और जनसंघ के नेताओं का अलग धड़ा बना हुआ था। समाजवादियों ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ के नेताओं को इसी शर्त पर गठबंधन में लिया था कि वो आरएसएस की सदस्यता पूरी तरह से छोड़ देंगे। समाजवादियों ने जब संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया।
ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया जनता पार्टी का सियासी प्रयोग विफल साबित हुआ। 1989 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने। आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई। जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय लिया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। 1980 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि जनता पार्टी के नेताओं का आरएसएस से जुड़ाव रखना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ऐसे में जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेता सियासी विकल्प पर विचार करने लगे। 1980 के आते आते जनता पार्टी में समाजवादी और जनसंघ से जुड़े नेता अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। भाजपा संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया था क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। यह भारतीयता को दर्शाता था और कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। लक्ष्मी का स्थान कमल के फूल को बताया जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को साधने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भाजपा 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में भाजपा को जनसंघ के पहले चुनाव से भी एक सीट कम मिली। खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए और आडवाणी चुनाव लड़े ही नहीं थे। भाजपा के जो 2 सांसद थे, एक गुजरात की मेहसाणा सीट से ए.के. पटेल थे और आंध्र प्रदेश में हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी, केवल 2 सांसद उस वक्त थे। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 के आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले में घिर चुकी थी। भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ गई थी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने पहली बार राम जन्मभूमि मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को भाजपा ने अपना मुख्य राजनीतिक एजेंडा बना लिया और अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त सियासी लाभ मिला। भाजपा 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली मजबूत पार्टी बन चुकी थी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को बाहर रहकर समर्थन दिया। राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ। लालकृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का देश में चेहरा बन गए क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी। भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछड़ा वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा पहली बार सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने। सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। इससे पहले भाजपा की किसी भी राज्य में सरकार नहीं थी। उनका अपना कोई मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में नहीं था। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ थे। राम मंदिर मुद्दे के जरिए भाजपा अब घर घर पहुंच चुकी थी। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रुकवा लिया। आडवाणी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे। इसके विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 1991 में भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा 1991 में यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई और कल्याण सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव हो गया। हिंसक घटनाएं हुई। भाजपा की चारों राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।
राम मंदिर आंदोलन के जुड़ने के साथ ही भाजपा का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात तक में कमल खिलने लगा। 1996, 1998, 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन और फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वाजपेयी ने 4.5 साल तक देश का प्रधानमंत्री पद संभाला, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। भाजपा ने इस चुनाव में 282 सीटों के साथ धमाकेदार वापसी की। यहाँ से भाजपा के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी और शाह के युग नाम से आज जाना जाता है। इसके बाद भाजपा की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकारें बनती गई। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक भाजपा 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। यहाँ भाजपा का पीक था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की और 303 सीटें भी उन्होंने जीती। ये देश में पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। और आज हम सभी जानते हैं कि भाजपा को जो दर्जा मिला हुआ है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का है। इसके बाद एक दिल दहलाने वाली घटना का जिक्र करता हूँ। आगरा के चर्चित आंखों के अस्पताल के संस्थापक गोपी चंद्र अग्रवाल की 87 साल की पत्नी विद्या वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि उनके परिवार में कोई नहीं है, उनके 4 बेटे हैं, बहुएं हैं। कभी अरबों की संपत्ति की मालकिन रही विद्या देवी ने सभी बेटों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट दिया था। उसके बाद बेटों ने उनको घर से निकाल दिया। अब वो वृद्धाश्रम में रह रही हैं। 87 साल की अरबपति बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। ये समाज में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश के आगरा का ये मामला है। 4 बेटों में से कोई भी उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। घर से निकलने के बाद उन्होंने दर दर की कई महीने तक ठोकरें खाई। आगरा के नामचीन अस्पताल के संस्थापक गोपी चंद्र अग्रवाल थे, ये उनकी पत्नी थी, इसलिए शहर में चर्चा ज़्यादा बनी। कभी आलीशान कोठी में रहा करती थी, आज वृद्धाश्रम के एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। विद्या देवी की कहानी बहुत चिंता में डालने वाली है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। विद्या देवी प्रॉपर्टी का जब बंटवारा कर चुकी तो अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन बहू उनको ठीक से नहीं रखती थी। बात नहीं बनी तो उसने दूसरे बेटे के साथ चली गई, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर तीसरे और फिर चौथे बेटे के पास बनी, लेकिन किसी ने भी उन्हें अच्छे से नहीं रखा। एक बार तो एक बेटे ने उन्हें यमुना नदी में फेंक देने तक की बात कही थी, लेकिन विद्या देवी ने घर तब भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्हें मार पीट कर धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। कई आगरा के समाज सेवी लोगों ने इस बारे में उनके बेटों से बात की, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। अब वो रामलाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। आश्रम का प्रबंधक तंत्र ये कहता है कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। ये घटना इसलिए चर्चा करनी ज़रूरी थी कि हमें अपने समाज को बचाना है तो संस्कार बचाने ज़रूरी है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। गाज़ियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक लड़के ने अपनी कथित प्रेमिका को गोली मार दी। लड़की की मौत हो गई। गोली उस वक्त मारी गई जब लड़की घर पर अकेली थी। लड़की की हत्या करने के बाद लड़के ने जहर खा लिया और उसकी भी मौत हो गई। आज सुबह थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को गोली मारकर हत्या की गई। अभियुक्त द्वारा लड़की को गोली मारने के पश्चात स्वयं जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। पुलिस मौके पर गई, घटना को अटेंड किया और पीड़िता व अभियुक्त दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया था। अभियुक्त की हालत गंभीर हो गई, जिससे उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह ने दिल्ली देहरादून हाईवे के निर्माण की समीक्षा की। यह हाईवे 4 भागों में बन रहा है।
इस दौरान सांसद मनोज तिवारी और सतपाल सिंह भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ नई दिल्ली स्थित मोतीलाल नेहरू पैलेस में अक्षरधाम से ईपीई जंक्शन तक का निरीक्षण किया। देश के आधुनिक नेशनल हाईवे में एक यह हाईवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करेगा। दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून जाने वाला यह हाईवे बनकर तैयार होने के बाद न केवल दिल्ली से देहरादून जाने वालों का सफ़र आसान होगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का आवागमन भी सुविधाजनक हो जाएगा। अक्षरधाम से लेकर दिल्ली बॉर्डर और बॉर्डर से लोनी बड़ौद तक का सफ़र कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। दिल्ली देहरादून हाईवे की कुल 210 किलोमीटर लंबाई है। सहारनपुर से देहरादून तक हाईवे बन चुका है। दिल्ली से सहारनपुर तक हाईवे का काम चल रहा है। दिल्ली से सहारनपुर हाईवे का काम 4 हिस्सों में किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। इसमें बागपत से सहारनपुर तक का निर्माण कार्य 2 हिस्सों में और अक्षरधाम से ईपीई जंक्शन खेकड़ा तक का कार्य 2 हिस्सों में हो रहा है। इस निरीक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, सतपाल सिंह और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें गाजियाबाद जिलों को भी करोड़ों रुपए की कई योजनाएं मिली हैं। यहां कूड़े से बायो सीएनजी बनाने के प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है। गोवंश संरक्षण की प्रभारी अदिति सिंह आज गाजियाबाद पहुंची। यहां उन्होंने गोवंश संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। गाजियाबाद में गोवंश संरक्षण की नोडल अधिकारी और अपर आयुक्त वाणिज्य कर गौतम बुद्ध नगर अदिति सिंह दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तरहटा स्थित गौशाला में संरक्षित गोवंश की स्थिति जानी। गौशाला में पशुओं की संख्या, उनके लिए चारा, उपचार, रखरखाव की जानकारी उन्होंने ली। सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने नोडल अधिकारी को जिले में स्थित गौशालाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद नोडल अधिकारी ने जिला मुख्यालय सभागार में बैठक ली। उन्होंने कहा कि छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित किया जाए और योजना के मुताबिक पालन के लिए पशुओं को दिया जाए। जिले के शहरी क्षेत्र में 12 स्थायी गो आश्रय स्थल, 2 बड़े गो संरक्षण केंद्र हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 7 अस्थायी आश्रय और 1 कान्हा गौशाला है। जिले में अब तक 5640 निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जा चुका है। साथ ही 864 पशुओं को निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत किसानों को सुपुर्द किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक होटल संचालक और उसके दोस्त पर रेप का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि उसे नशे की गोलियां दी गई थीं, जो धोखे से खिलाई गईं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज प्रताप विहार कॉलोनी विजयनगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता थाना कोतवाली शहर में आकर एक शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ डायमंड होटल का मालिक और उसका साथी शिवा पारचा 27/10/22 को नशे की गोली खिलाकर उसके साथ होटल में गलत काम किए। उसकी शिकायत पर आज थाना कोतवाली में अभियोग सुसंगत धारा में दर्ज कर लिया गया है तथा होटल के मालिक अमान की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। गाजियाबाद में भी सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कई जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं और भंडारे भी लगाए गए। ये दृश्य गाजियाबाद के श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति को दर्शाते हैं। दरअसल आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गाजियाबाद के मंदिरों में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। चोपला मंदिर पर तो सुबह 4 बजे चोला चढ़ाया गया। राय की नफीरी द्वारा गुणगान किया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ दिन भर पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। इसके साथ ही लाइन पार और हिंडन पार के मंदिरों में भी विशेष पूजा की गई। अनेक स्थानों पर भंडारे लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।